अब हम लोग अपना टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है कंडक्शन ब्लॉक। ठीक, कंडक्शन ब्लॉक। अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लियो। अगर आप लोग बोलोगे तो ऐसे ही मैं सारे मेडिसिन के सारे टॉपिक्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले डिस्कस कर लूँगा, फिर मैं पढ़ाऊँगा जैसे जैसे आपको कंफर्टेबल पड़े। ठीक है, जैसा आप लोग बोलो मेरे को अभी चैट में बता दो या पर्सनली डीएम या कॉल कर दे के बता देना कि कैसे आपको ठीक लग रहा है, कि पहले सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानना है या जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ना है। इट्स अप टू यू, मैं आपके लिए यहाँ पर हूँ। ठीक है, तो अच्छा पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दें, सारे सब्जेक्ट मतलब सारे मेडिसिन के टॉपिक्स। ओके, फॉर श्योर मैं बता दूंगा। ठीक है, हाँ जितने भी टॉपिक्स मैंने बताया मैं सारे टॉपिक्स कवर करूँगा। ठीक है, तो फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। तो फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक में क्या होता है, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल होता है। ठीक है, और कितना होता है, 200 मिली सेकेंड से ज़्यादा होता है एंड नॉर्मल आरआर इंटरवल होता है। ये होता है फर्स्ट डिग्री ब्लॉक में। इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू देखते हैं कैसा दिखता है। ये फर्स्ट डिग्री ब्लॉक में दैट इज़ प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, जिसमें कि ग्रेटर देन 200 मिली सेकेंड एंड नॉर्मल आरआर इंटरवल नॉर्मल है। तो ये एक तरह से हम लोग ये बोलते हैं ये स्टार्टिंग का फेज़ है, किसी की बीमारी होने का स्टार्टिंग का फेज़ है। तो स्टार्टिंग का फेज़ है तो ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं या अंडरलाइंग कॉज करते हैं। तो ट्रीटमेंट में हम लोग सिम्टोमेटिक करते हैं या जो भी बीमारी हो रहा है उसका अंडरलाइन कॉज करते हैं। एक बहुत हम लोग कार्डिक ड्रग उतना कुछ खास चलाते नहीं हैं। ठीक है, स्टार्टिंग का फेज़ है। फिर ये फर्स्ट डिग्री ब्लॉक हो गया, और इसमें एक बार एफएमजी से क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज़ द टेल मी अबाउट द पीआर इंटरवल दैट इज़ ग्रेटर देन 200 मिली सेकेंड एंड नॉर्मल आरआर इंटरवल। इससे ग्रेटर देन 200 मिली सेकेंड से इस पर सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो इसको हम लोग एक कहानी के फॉर्म में याद करेंगे। एक कपल है, ठीक है, एक ये लड़का है और ये लड़की है। एक लड़का है एक लड़की है, रोमांस ना हो तो ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है, तो एक दूसरे को ये पसंद करते रहे, प्यार करते रहे, तो प्यार करते रहे तो प्यार बहुत इनका प्रोलॉन्ग चलता रहा। मतलब किस जब करते रहे 200 मिली सेकेंड से ज़्यादा किस करते रहे। ठीक है, और इनके जो रिश्ते थे वो बहुत नॉर्मल थे, रिलेशनशिप बहुत नॉर्मल था। तो इन लोग प्यार करते रहे, रिलेशनशिप नॉर्मल था, तो इन लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग शादी कर लेते हैं। तब अगला देखते हैं। ठीक है, अब अगला जो है वो हो गया सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक। सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक। सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक में दो कैटेगरी आता है, मोबिट्स टाइप 1 और मोबिट्स टाइप 2। ठीक है, और इसमें जो मोबिट्स टाइप 1 होता है, पीआर इंटरवल विल गोज ऑन इंक्रीजिंग अंटिल द बीट ईयर ड्रॉप। ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ऑफ पीआर इंटरवल until a beat is dropped। ठीक है, तो इसका जो आरआर इंटरवल होता है वो इर्रेगुलर होता है।
ठीक है, तो इसको हम लोग अब ग्राफ से समझते हैं। तो हम लोग अभी जो पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, पी आर इंटरवल विल गोज ऑन इंक्रीजिंग, इसका लेंथ विल गोज ऑन इंक्रीजिंग अंटिल द बीट इज ड्रॉप। मतलब बीट ड्रॉप हो रहा है, मतलब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अब यहाँ पर नहीं दिख रहा है, एक बीट यहाँ पर ड्रॉप हो गया, नहीं दिख रहा है। तो अब प्यार था, आजकल के देखियो नया नया जनरेशन वाला प्यार क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्यार हो रहा है, लंबी लंबी वो फॉरेन वाला कल्चर आ गया है, लंबी लंबी किस हो रही है, वेस्टर्न कल्चर। और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, शादी होने के बाद लोग एक दूसरे को धोखा दे देते हैं। तो फिर इसमें क्या हो रहा है कि पहले पति शाम को 3 बजे घर आता रहा, अब फिर 3 बजे से फिर कभी 3 बजे आने लगा, फिर 4 बजे, फिर 5 बजे, फिर 6 बजे, फिर एक दिन वो आया ही नहीं। तो पत्नी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, उस पर डाउट हुआ, ये लगता है कुछ इसका गड़बड़ चल रहा है, ये काम के बहाने बोलता है, झूठ बोल के गायब रहता है। ठीक है, तो ये हो गया मोविट्ज टाइप 1। नेक्स्ट इज द मोविट्ज टाइप 2। मोविट्ज टाइप 2 में क्या होता है, पी आर इंटरवल इज इक्वल टू पी आर इंटरवल 1 इज इक्वल टू पी आर इंटरवल 2 अंटिल द बीट इज ड्रॉप। इसमें भी ड्रॉप होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, ड्रॉप्ड बीट्स that are not proceeded by change in PR interval by a change in PR interval। ठीक है, ये होता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि फिर इसमें दोनों में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ, तो पति बोला अच्छा चलो ठीक है, मैं एक और जॉब ज्वाइन किया हूँ, अब मुझे 3 बजे छुट्टी नहीं मिलती है, मुझे अब 6 बजे छुट्टी मिलती है। तो वो क्या हुआ, अब वो डेली शाम को 6 बजे घर आ रहा है, शाम को 6 बजे घर आ रहा है, मतलब PR1 इज इक्वल टू PR2, डेली 6 बजे आ रहा है। और एक दिन बोला कि भाई मेरे ऑफिस का ट्रिप है, मीटिंग है, पार्टी है, तो एक दिन घर ही नहीं आया, झूठ बोल के निकल गया। दैट इज़ PR इंटरवल 1 इज इक्वल टू PR इंटरवल 2। दिस लेंथ इज कांस्टेंट। ठीक है, ये लेंथ कांस्टेंट है। जब कब तक कांस्टेंट है, जब तक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एब्सेंट नहीं होता। यहाँ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एब्सेंट हो गया, फिर उसके बाद फिर वही पैटर्न फॉलो करेगा, फिर शाम को 6 बजे घर आएगा, फिर उसके बाद एक दिन फिर नहीं आएगा। ये तरीका वो फॉलो कर रहा था उस बंदे ने। ठीक है, तो ये हो गया मोविट्ज टाइप 2। तो फिर इसमें हम लोग ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, इसमें हम लोग ट्रीटमेंट में हम लोग पेसमेकर लगाते हैं। ठीक है, ये पूछा गया था FMG 2021 का क्वेश्चन है। और यही मोविट्ज टाइप 2 आगे चल के क्या क्रिएट करेगा, ये 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक करेगा, ये आगे चल के। अब हम लोग 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक देखते हैं, इसमें क्या होता है। थर्ड डिग्री या कंप्लीट AV ब्लॉक, 3rd डिग्री और कंप्लीट AV ब्लॉक कैसा भी दिखता है, थर्ड डिग्री AV ब्लॉक ये कुछ ऐसा दिखता है। इसमें क्या होता है, P वेव एंड QRS दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो इसमें P वेव एंड QRS कॉम्प्लेक्स ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। तो वाइफ ने बहुत कोशिश कर लिया कि पति को समझाने का, नहीं समझ में आया। तो वाइफ ने फिर सोचा कि पति तो मज़ा ले ही रहा है, क्यों ना हम भी मज़ा लें। तो फिर पति का अलग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और वाइफ का अलग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, दैट बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसका मतलब एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स बीट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। हम ये बोलेंगे, इसमें क्या बोलेंगे, इसमें एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स बीट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है,
इसके भी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या देंगे, इसके भी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग पेस मेकर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम लोग एक और चीज़ पढ़ते हैं, ये हमारा हो गया, सबको ये चीज़ समझ में आ गया। हार्ट ब्लॉकेज, कंडक्शन ब्लॉकेज फर्स्ट डिग्री हो गया, सेकेंड डिग्री मोबिस टाइप 1, मोबिस टाइप 2 में कैसे हम लोग देख रहे हैं, टाइप 1 में PR1 इज ग्रेटर देन PR2, PR2 इज ग्रेटर देन PR3, ऐसे गोज ऑन इंक्रीजिंग। मोबिस टाइप 2 में PR1 इज इक्वल टू PR2, हम लोग इसकी चीज़ की बात करते हैं। फिर थर्ड डिग्री में हम लोग कंप्लीट AV की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, जो लोग पुराने हैं उनको बता दूं कि ये जो क्लास चल रहा है वो रिवीजन क्लास चल रहा है। कुछ लोगों का छूट गया था ये टॉपिक, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, प्लस इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं अपलोड भी कर दूंगा इसको अपने यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से भी देख सकते हो। बाद में अगर किसी को दिक्कत हुआ तो, या कोई और भी डाउट हो तो फिर मेरे से पूछ भी सकते हो। ACLS ब्रैडी कार्डिया प्रोटोकॉल क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट है, एक बार पूछा गया है। तो अगर कोई पेशेंट अनस्टेबल हो और सिम्टोमेटिक हो विथ हार्ट रेट लेस देन 50 हो, तो फर्स्ट लाइन हम लोग क्या देंगे, फर्स्ट लाइन हम लोग ट्रीट क्या करेंगे, उसके अंडरलाइंग कॉज ट्रीट करेंगे। ठीक है, उसको लाइन डिजीज़ है तो उसके अकॉर्डिंग भी दवा चलाएंगे, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट देंगे। तो उसका अंडरलाइंग कॉज तो ट्रीट करेंगे, प्लस हार्ट पे भी तो काम करेंगे। तो हार्ट का फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगा, कार्डियक का हम लोग एट्रोपिन देंगे, और ये कितना देंगे, 1 मिलीग्राम IV बोलस देंगे। ठीक है, और इससे काम नहीं बनेगा तो फिर हम लोग दूसरे पर जाएंगे, जो कि है डोपामिन, एपिनेफ्रिन और ट्रांसक्यूटेनियस पैकिंग करेंगे। ये चीज़ हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगला हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, आप लोग आंसर करना। अगर कोई ये FMG में आया हुआ है, मैं क्वेश्चन का बस कीवर्ड बोलूँगा। एक पेशेंट है जो कि बोल रहा है सिनकोप हो रहा है या फेंटिंग बोल रहा है, ठीक है, प्लस उसका कंप्लीट हार्ट ब्लॉकेज है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉकेज है। तो बताओ इसको क्या हो सकता है, एनीवन? बताओ ग्रुप में, चैट में। चलो कोई ना, थोड़ा टाइम कम है, जल्दी जल्दी करते हैं। तो इसको क्या हो सकता है, ये स्टोक एडम्स सिंड्रोम इसको कॉज हो सकता है। क्या हो सकता है, या वेरी गुड वेरी गुड, स्टोक एडम्स सिंड्रोम। ठीक है, ये इसको स्टोक एडम्स सिंड्रोम होगा। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन में कैसे फ्रेम दे सकता है, ऐसे बोल सकता है, प्रेजेंस ऑफ P वेव एट 75 बीट पर मिनट suggestive of normal atrial activity while QRS complex at rate of 35 बीट पर मिनट। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, 35 बीट्स पर मिनट है, एक तरह का सिग्निफिकेंट ब्रेडिकार्डिया हो गया। सिग्निफिकेंट ब्रेडिकार्डिया, इसको ओवरऑल फिर क्या कॉज कर रहा है, सीवियर AV ब्लॉक कॉज कर रहा है, ये चीज़। तो ऊपर वाले पॉइंट को, जो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक वाला पॉइंट था, उसने ये चीज़ एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब इसमें हम लोग सिनकोप वाला पॉइंट को समझते हैं। सिनकोप वाले पॉइंट को कैसे, या तो डायरेक्ट सिनकोप लिखा होगा, या क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसे होगा कि
पेशेंट फेंट कर रहा है, फेंटिंग हो रहा है, ठीक है। प्लस उसमें बोला वो क्वेश्चन में टेम्परेचर इंटरप्शन, ठीक है, ऑफ हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जिससे क्या होगा, लैक ऑफ ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, इससे फेंटिंग होगा, ठीक है। और ये ओवरऑल किसकी वजह से हो रहा है, ये कंप्लीट हार्ट ब्लॉक की वजह से हो रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ एफएमजी में पूछा गया है, ये चीज़ एफएमजी में पूछा गया है, स्ट्रोक एडम्स सिंड्रोम, जिसमें कि प्रेजेंस ऑफ पी वेव एट 75 बीट पर मिनट और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एट 35 बीट पर मिनट, जिसमें कि सिग्निफिकेंट ब्रेडिकार्डिया होता है, सीवियर ईवी ब्लॉक होता है। ये पॉइंट एफएमजी में पूछा गया है, तो हमें इसको ध्यान देना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं। आप लोग बताओ ये ग्राफ किसका है, एरो मार्क कर रखा है, ब्लू और रेड एरो मार्क कर रखा है, बॉक्सेस भी बने हुए हैं। एनीवन? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, वेरी गुड। टाइप 2 हार्ट ब्लॉक, मूविट्स टाइप 2, वेरी गुड। तो इसमें देखो एरो मार्क कर रखा है लीड 2 में, इसमें क्या दिख रहा है कि PR1 इज इक्वल टू PR2 अंटिल द बीट इज ड्रॉप। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, PR1 इज इक्वल टू PR2, ठीक है, अंटिल द QRS कॉम्प्लेक्स एब्सेंट। फिर वही है, शाम को 6 बजे आ रहा है और फिर एक दिन घर नहीं लौट के आया, ठीक है। तो PR1 इज इक्वल टू PR2, तो ये किस टाइप का हो गया, ये मोविट्स टाइप 2 हो गया, और ये एफएमजी का PYQ है। आप लोग को आना चाहिए, एफएमजी को बहुत कम दिन बाकी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हेलो, हाँ प्रणाम, क्लास ले रहे हैं, बाद में बात करते हैं, ठीक। अब अगला हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब हम लोग अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक उसमें से था, हम लोग एट्रियल फिब्रिलेशन पढ़ते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन, इसको उससे देखते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, और इसमें इर्रेगुलर बेस लाइन होता है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इर्रेगुलर बेस लाइन एब्सेंट पी वेव ना। और इसमें RR1 इज़ नॉट इक्वल टू RR2, ये इक्वल नहीं होता है। और एग्ज़ाम में व्हाट दे आस्क, दैट इज़ द बज़ वर्ड इज़ द इर्रेगुलर रेट या पल्स। अगर ऐसा कुछ बोल रहा है तो उसका एट्रियल फिब्रिलेशन आंसर जाएगा। तो इसका बज़वर्ड क्या है, इर्रेगुलर रेट या पल्स, इसका ये बज़वर्ड है, ठीक है। और पल्स, रेट, पल्स या रिदम, विथ नो डिस्क्रीट, ठीक है, इन पी वेव। और इसमें भी दो तरह का होता है, दैट इज़ द अनस्टेबल एंड स्टेबल। अगर इसका इस टाइप का पेशेंट आए तो इसमें दो तरह का पेशेंट आता है, या तो वो पेशेंट अनस्टेबल है
या तो वो पेशेंट स्टेबल है। तो पहले हम स्टेबल वाले की बात करते हैं। तो इसमें हम लोग इसका जो रेट है हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं, और फिर हम लोग ABCD प्रोटोकॉल ऑफ ड्रग यूज़ करते हैं। ABCD ड्रग ऑफ प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। सबसे पहले ए से हम लोग एडिनोसिन लेकिन एडिनोसिन उतना इफेक्टिव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये शॉर्ट एक्टिंग होता है, इसलिए शॉर्ट एक्टिंग होता है, और ये वापस से एट्रियल फिब्रिलेशन को इंक्रीज कर देगा, प्रीडिस्पोज टू एट्रियल फिब्रिलेशन। फिर उसके बाद बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस इन दिस कंडीशन, ड्रग ऑफ चॉइस, जिसमें कि हम लोग एस्मोलॉल और वेरापामिल हम लोग ये सब यूज़ कर सकते हैं। एस्मोलॉल या वेरापामिल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर अब पेशेंट अनस्टेबल है। पेशेंट अगर अनस्टेबल है तो कब अनस्टेबल बोल रहे हैं? पेशेंट इज़ हीमोडायनेमिकली कॉम्प्रोमाइज, तब हम लोग अनस्टेबल बोल रहे हैं। पेशेंट इज़ हीमोडायनेमिकली कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। तो इसमें हम लोग देते हैं सिंक्रोनाइज कार्डियो वर्जन हम लोग करते हैं, जिसमें कि पावर कितना होता है? 200 जूल होता है। सिंक्रोनाइज्ड कार्डियो वर्जन 200 जूल हम लोग इसके ट्रीटमेंट में देते हैं, और ये FMG में पूछा गया है। इसका ये ट्रीटमेंट अनस्टेबल का सिंक्रोनाइज कार्डियो वर्जन पूछा गया है, ठीक है। अब अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2021 में। अगर कोई पेशेंट है उसको एट्रियल फिब्रिलेशन हो रखा है प्लस उसको थ्रोम्बोटिक इवेंट है, तो किससे हम लोग स्टार्ट करेंगे, किससे प्रोसीड करेंगे? थ्रोम्बोटिक इवेंट हम लोग किससे प्रोसीड करेंगे? हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे ओरल वारफेरिन से। किससे स्टार्ट करेंगे? ओरल वारफेरिन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगर पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा है प्लस एक्यूट हार्ट फेलियर है, एट्रियल फिब्रिलेशन प्लस एक्यूट हार्ट फेलियर, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या देंगे? इस कंडीशन में लोग डाइजॉक्सिन देंगे, ठीक है। और डाइजॉक्सिन का ओवर टॉक्सिसिटी हो गया तो उसका एंटीडोट मैग्नीशियम और DGFAB जो हम लोग बोलते हैं वो करते हैं। डाइजॉक्सिन क्या काम करेगा? पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट कॉज करके एक्यूट हार्ट फेलियर से बचाएगा। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट कॉज करेगा, ठीक है। ये चीज़ हम लोग पढ़ गए। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर, आपको जब लगे बोर हो रहे हैं या नहीं पढ़ने का मन हो रहा है तो बता देना, मैं क्लास एंड कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया एट्रियल फ्लटर का ग्राफ। इसमें जो सॉटूथ अपीयरेंस होता है, इसमें क्या होता है? एक ऐसे जो देखा होगा लकड़ी काटने वाला जो होता है, उसमें ऐसे ऐसे होता है, फिर एक बीच में ऐसे ऐसे निकला होता है, फिर ये ऐसे ऐसे होता है, फिर बीच में ऐसे ऐसे होता है। तो ये सॉटूथ ऐसे अपीयरेंस वाला होता है औजार, जैसे कि लकड़ी काटते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा औजार होता है। तो उसी के औजार के जैसा, इंस्ट्रूमेंट के जैसा ये हमें दिख रहा है कि ऐसा ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे एक दिख रहा है। तो इसमें चार बार P होता है, इसमें 4 बार P होता है, और एक बार जो होता है वो QRS होता है, बड़ा वाला। और इसका जो RR1 RR2 जो होता है इंटरवल कांस्टेंट होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको एट्रियल फ्लटर। तो एट्रियल फ्लटर में FMG से बार बार क्वेश्चन आता है फिब्रिलेशन से कंपेयर करके। हमें 4:1 पैटर्न एग्जाम में पूछा है, जो कि हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए, और इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, हमें ये चीज़ पता होना चाहिए, ये नॉलेज हमें होना चाहिए। अगला हम लोग पढ़ते हैं PSVT। PSVT क्या है? पैरोक्सिस्मल सुपरा वेंटिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है। इसका कैसे दिखता है ग्राफ?
इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। तो इसमें हमें ये ध्यान देना है कि हल्का सा ये उठा रहेगा PSVT का, ठीक है। और इसमें क्या होगा, नो पी वेव, नो पी वेव है। और इसमें होता क्या है, AV नोड वापस से री एंटर होता है। AV नोड में करंट का जो होता है, जैसे ये हार्ट चैम्बर है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट से करंट री एंटर हो रहा है AV नोड के थ्रू, तो उसमें एक एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ जाएगा, तो हार्ट में इम्पल्स वापस से ज़्यादा क्रिएट होगा, ठीक है। तो AV नोड में री एंट्रेंट सर्किट क्रिएट होता है। री एंट्रेंट सर्किट क्रिएट होता है, किसके बीच होता है, बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स के बीच में होता है। और ये कॉमनली क्या कॉज करता है, ये कॉमनली कॉज करता है पाल्पिटेशन, लाइट हेडनेस, और डायफ्रोसिस। और इसमें फ्रॉग साइन देखने को मिलता है। अब ये फ्रॉग साइन क्या होता है उसको समझते हैं। तो फ्रॉग साइन आप ये देख रहे हो कैसे ये मेढक की तरह उछल रहा है, जैसे मेढक का गर्दन के नीचे ऐसे बोला उछलता है, वैसे नीचे पार्ट पर वैसे फ्रॉग साइन, बल्जिंग वेन इसमें को देखने को मिलता है, ठीक है। अगर इसका पेशेंट अगर स्टेबल है तो हम लोग क्या करेंगे, और अनस्टेबल है तो फिर हम लोग क्या करेंगे इसके ट्रीटमेंट में। तो पेशेंट अगर स्टेबल है तो फर्स्ट लाइन जो हम लोग करेंगे वो हम लोग करेंगे कैरोटिड मसाज करेंगे, कैरोटिड साइनस मसाज करेंगे। फिर भी ठीक नहीं होगा तो फिर हम लोग सेकंड लाइन क्या करेंगे, सेकंड लाइन हम लोग फिर IV एडिनोसिन देंगे, IV एडिनोसिन देंगे, ठीक है। एडिनोसिन के बाद क्या दे सकते हैं, सबसे पहले एडिनोसिन, फिर उसके बाद एस्मोलॉल दे सकते हैं। एस्मोलॉल के बाद फिर हम लोग वेरापा बिल, वही ABCD ऑफ ड्रग को कैटेगरी में फॉलो करेंगे। अगर यही क्या बोलते हैं IV एडिनोसिन पीडियाट्रिक्स में देना हो तो बच्चों में हम लोग कैसे देते हैं, 0.1 मिलीग्राम पर kg के हिसाब से हम लोग देते हैं। नेक्स्ट, अगर पेशेंट अनस्टेबल है इसमें हम लोग कार्डियोवर्जन करते हैं, ठीक है, कार्डियोवर्जन करते हैं। समझ में आ गया ये PSVT वाला पॉइंट सारा, ठीक है। फिर अगला हम लोग पढ़ते हैं वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, ठीक है। इसका ग्राफ देखते हैं कैसा दिखता है वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम का। कुछ ये ग्राफ ऐसा दिखता है, इसमें वाइडेंड QRS कॉम्प्लेक्स एंड शॉर्टेंड PR इंटरवल। तो ये एक अलग सा इसमें डेल्टा वेव इसमें क्रिएट हो जाता है। नॉर्मली डेल्टा वेव यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन ये अलग से इंक्रीज़ हो गया, जिस वजह से PR इंटरवल शॉर्ट हो गया और QRS कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा वाइडेंड हो गया। तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछता है, वाइडेंड QRS कॉम्प्लेक्स एंड शॉर्टेंड PR इंटरवल। इसमें वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में होता क्या है,
एक अलग सा फास्ट एसेसरी कंडक्शन पाथवे जो कि बंडल ऑफ कैंट के थ्रू होके जाता है और कहाँ से पास होता है, फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स। तो फास्ट एसेसरी कंडक्शन पाथवे फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल वाया किसके थ्रू, बंडल ऑफ कैंट से होके जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम का क्या होता है इसमें। अब इसके ट्रीटमेंट में हम लोग क्या देते हैं, ट्रीटमेंट में हम लोग कैथेटर एब्लेशन करते हैं, और क्या दे सकते हैं इसमें, हम लोग प्रोकेनामाइड देते हैं, प्रोकेनामाइड। ठीक है, और इसमें कुछ कुछ चीज़ें हम लोग अवॉइड करते हैं, जैसे कि अवॉइड ईवी नोडल ब्लॉकिंग ड्रग को हम लोग इसमें अवॉइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि एडिनोसिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या बीटा ब्लॉकर, ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हम लोग वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया पढ़ रहे हैं। तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कैसे दिखता है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का ग्राफ देखते हैं, कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है और इसका ट्रीटमेंट, एग्ज़ाम में ये फ़ोटो दे रखा है और इस फ़ोटो दे के पूछा है कि बताओ इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। इसमें हम लोग आईवी एम्यूनोरॉन देते हैं। ये मेडिसिन पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पूछता है, जो कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस वाला जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा पूछता है, और जो बॉडी कलर डिस्कलरेशन और ये सब चीज़ें होता है वो सब जो बहुत ज़्यादा पूछता है, वो सब फार्मा में कवर करोगे आप लोग, पढ़ोगे। तो इसका साइड इफ़ेक्ट भी एम्यूनोरॉन का देख लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगला हम लोग पढ़ते हैं टॉर्सेडे डी पॉइंट। टॉर्सेडे डी पॉइंटेस या पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, टॉर्सेडे डी पॉइंट या पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर डी हम लोग बोलते हैं। टॉर्सेडे डी पॉइंट का मतलब क्या होता है, ट्विस्टिंग ऑफ द पॉइंट। टॉर्सेडे डी पॉइंटेस, इसका मतलब होता है ट्विस्टिंग ऑफ द पॉइंट्स। और ये क्या लीड करता है, क्या कॉज करता है, ये आगे चल के वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कॉज कर देता है। ठीक है, टॉर्सेडे डी पॉइंट्स कैसा दिखता है, इसका ग्राफ देखते हैं। तो इसमें आप लोग देखोगे कि पहले ये ऐसे इंक्रीज़ हो रहा था, फिर और इंक्रीज़ हुआ और फिर डिक्रीज़ होना चालू हुआ, फिर डिक्रीज़, फिर डिक्रीज़, 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 फिर इंक्रीज़, फिर इंक्रीज़, फिर इंक्रीज़, फिर इंक्रीज़, फिर इंक्रीज़, फिर डिक्रीज़, 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 ये ऐसे हो रहा है। तो इसको ऐसे जब पॉइंट्स जोड़ेंगे तो एक ऐसे ट्विस्टिंग ऑफ पॉइंट्स जैसा हमें को देखने को मिल रहा है। इसके एटियोलॉजी पूछता है, नीट में पूछा गया है, तो मतलब एफएमजी में आने के भी चांसेस हो सकता है। और लास्ट ईयर मैं जब जुलाई का पेपर दिया था, कुछ उस टाइम ऐसा था कि नीट का पेपर पोस्टपोन्ड हो गया था, एफएमजी से पहले पेपर होने वाला था, कुछ ऐसा सीन था। तो नीट का सवाल उठा के डाल दिया था एफएमजी में, और एफएमजी का सवाल नीट में दे दिया था। तो जुलाई में थोड़ा पेपर, थोड़ा सा मुझे लगता है पर्सनली थोड़ा सा पेपर टफ़र साइड होता है। ठीक है, तो टफ़र साइड में क्या क्या टफ़र होगा, ऑक्सगैनी होगा, ऑप्था होगा, और ये मेडिसिन होगा, ये सब थोड़ा टफ़र साइड होता है। तो सब थोड़ा अच्छे से देखना। ड्रग्स इसमें कॉज कर सकते हैं
जैसे कि ड्रग्स में क्या कौन सा ड्रग होता है? एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन कैन लीड टू TDP, और इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या देते हैं? एस्टीमीजोल देते हैं, ठीक है, एस्टीमीजोल देते हैं। ये चीज़ पूछा गया है नीट 2024 में, ये चीज़ पूछना चाह रहा था कि एस्टीमीजोल क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। और क्या है इसमें और क्या एटियोलॉजी में क्या हो सकता है? अगर पोटेशियम कम हो, मैग्नीशियम कम हो और कैल्शियम भी कम हो, तब हम लोग इसमें करते हैं। इसके ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? अगर अनस्टेबल हो, इफ़ अनस्टेबल देन वी विल डू डिफिब्रिलेशन, ठीक है। अगर स्टेबल हो तो स्टेबल में हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, MgSO4, ठीक है। डिफिब्रिलेशन ये तो देते हैं। सबसे इजी वाला हो गया, कुछ नहीं करना है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वाला होता है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में कुछ नहीं करना है, बस ऐसे 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 रैंडमली, जैसे छोटे बच्चे कुछ ड्रॉ कर देते हैं तो उसको हम लोग वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वाला बोलते हैं। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वाला ग्राफ देखते हैं कुछ कैसा दिखता है। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वाला ग्राफ कुछ ऐसे जिगजैग दिखेगा, कुछ पैटर्न समझ नहीं पा रहे हो, दैट इज़ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो इसमें ट्रीटमेंट में हम लोग क्या देते हैं? ट्रीटमेंट में हम लोग डिफिब्रिलेशन करते हैं इसका। ट्रीटमेंट में हम लोग इसका डिफिब्रिलेशन करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, प्लस INI-CT का कुछ क्वेश्चन करते हैं जो इस बार आया हुआ था। तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं इस बार का INI-CT का क्वेश्चन, जो हमारे टॉपिक, जो आज के टॉपिक्स हम लोग पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज़ आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि 28-year-old वुमेन विद सीवियर एनोरेक्सिया इज एडमिटेड फॉर न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन within 48 hours of initiating internal feeding. She developed muscle weakness, cardiac arrhythmia, and respiratory distress. Which of the following metabolic abnormalities is most characteristically responsible for this clinical picture? क्या हो सकता है? बताइए सभी लोग। ऑप्शन डी इज रॉन्ग, ऑप्शन बी इज ऑल्सो रॉन्ग, थिंक मोर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जब ये क्या कंडीशन है, मैंने आज भी बोला है कि ये रीफीडिंग वाला है, ठीक है, कि वापस से हम लोग न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है? रीफीडिंग हो रहा है। रीफीडिंग में क्या बोलते हैं? इंसुलिन स्पाइक अचानक से हो रहा है, ठीक है। रीफीडिंग सिंड्रोम है तो इंसुलिन स्पाइक हो रहा है, तो सेल के अंदर क्या जा रहा है? पोटेशियम जा रहा है, फॉस्फेट जा रहा है, ये सब सेल के अंदर जा रहा है। तो हाइपर कैलीमिया तो होगा ही नहीं, सबसे पहले कट गया आंसर, ठीक है। तो सेल के अंदर अगर ऑप्शन में हाइपोकैलेमिया देता तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये जाता, लेकिन यहाँ पर ये बोल रखा है, नहीं बोल रखा है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर ये जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ए 45-year-old मेल पेशेंट प्रेजेंटेड विद पाल्पिटेशन, ECG वॉज टेकन। ECG वॉज टेकन। बताइए क्या हो सकता है इसमें? जल्दी गाइस, 1 मिनट का टाइम मिलता है, अभी भी तुरंत का टॉपिक पढ़े हैं तो तुरंत आंसर आना चाहिए। आप लोग बोलो तो क्वेश्चन पढ़ लियो तो मैं ECG थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये लो। अब बताओ
चलो लग रहा है कोई का नहीं आया आंसर। नो, सी क्या है? किसी का सी आया है, किसी का बी आया है, लेकिन जो सही आंसर, अच्छा वेरी गुड विंदा, वेरी गुड, ए आंसर है। कैसे ए आंसर है? इसमें इसको देख के लग रहा है QRS नॉर्मल वेव का है। QRS हम लोग ये लास्ट वाला लीड देखेंगे तो इसमें QRS नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन इसमें जो P वेव है, P वेव एब्सेंट है, P वेव एब्सेंट है, और इसमें P वेव एब्सेंट है। लेकिन इसका जो RR इंटरवल है, अगर हम उसको देखें तो RR इंटरवल कांस्टेंट नहीं है, इर्रेगुलर है, ठीक है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन और PSVT में हम लोग क्या डिफरेंस देखते हैं? एट्रियल फिब्रिलेशन में इर्रेगुलर वेव होता है, ठीक है। RR इंटरवल कांस्टेंट नहीं होता है, और PSVT में रेगुलर होता है। तो जो लोग आंसर मारे हैं PSVT और सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, उनका आंसर क्यों नहीं जाएगा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एट्रियल फ्लटर में अभी हम लोग पढ़े हैं कि ऐसे ऐसे करके फिर एक होता है, फिर ऐसे ऐसे करके फिर ये होता है 4:1 रेशियो। क्या किसी को 4:1 रेशियो दिख रहा है? कैसे आप लोग आंसर कर रहे हो? समझ में नहीं आता, सॉरी। तो थोड़ा ध्यान दीजिए इसमें। और इरेगुलर एट्रियल फिब्रिलेशन में होता है, और ये एक तरह का डिस्टिंक्ट वेरिएबल होता है, डिस्टिंक्ट वेरिएबल हो रहा है, इसीलिए हम लोग ये आंसर हम लोग मार्क कर रहे हैं, ठीक है। ये INI-CT का इस बार का क्वेश्चन है। सेम पैटर्न पर, सेम टाइप के ग्राफ पर फिर से क्वेश्चन आएगा। आपका गलती नहीं होना चाहिए, इस क्लास से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएगा, लिख लो आप लोग ये सब, ठीक है। तो वापस से देखो, किसी को कोई दिक्कत है इस क्या बोलते हैं ECG वाले क्वेश्चन पर, कोई ना कोई तरीके से ECG पूछेगा ही, और आप लोग का ECG गलत नहीं होना चाहिए कोई भी कीमत पर। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। ये क्वेश्चन में जब मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता रहा था मेडिसिन के टॉपिक्स, उसमें मैंने थोड़ा हिंट दिया था, समझाया था। सभी लोग आंसर करो, क्या इसका आंसर होगा? तो ए 50-year-old मैन प्रेजेंट विद इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद सीवियर रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन रेडिएटिंग फ्रॉम द लेफ्ट आर्म फॉर द पास्ट 2 hours एसोसिएटेड विद स्वेटिंग नोजिया ECG शो द फॉलोइंग कोरोनरी आर्टरी इज मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व। ठीक है, सब चीज़ हम भूल जाते हैं, सबसे पहले हम इसका ये देखते हैं। ज़्यादा कुछ क्वेश्चन बोलने रखा है जो है इसी में है। तो सबसे पहले लेड 1 में देखते हैं। लेड 1 में क्या है, नीचे लिखते जाते हैं। लेड 1 में ST यहाँ पर डिप्रेस हो रहा है, तो ST डिप्रेशन है, डिक्रीज़ हो रहा है, डिप्रेशन है। और लेड 2 में क्या है? लेड 2 में ST एलिवेशन है, ST एलिवेशन है, ठीक है। लेड 1 हो गया, लेड 2 हो गया, और लेड 3 में क्या है? लेड 3 में भी ST एलिवेशन है। फिर उसके बाद AVF में देखें, AVF में क्या है? AVF में भी एलिवेशन है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। ST एलिवेशन AVF में है। और AVL में क्या है? AVL में क्या है? AVL में डिप्रेशन है, ठीक है। ST डिप्रेशन है। तो कहाँ डिप्रेशन है? AVL में और लेड 1 में। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? लेड 1 और AVL रेसिप्रोकल ST एलिवेशन प्रेजेंट, मतलब उल्टे डायरेक्शन में एलिवेट हो रहा है।
रिसिप्रोकल, मतलब ये अगर ये ऊपर होता तो मतलब ये पॉजिटिव एलिवेशन होता, लेकिन ये उल्टा डायरेक्शन में नेगेटिव में है, तो दैट इज़ रिसिप्रोकल एलिवेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिसिप्रोकल ST एलिवेशन प्रेजेंट है। और ये किस में होता है? प्लस क्या बोलते हैं, ये हो गया। और या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, एक तरीका ये होता है, या पहला तरीका है, या तो दूसरा तरीका हम लोग ये बोल सकते हैं, लेड 2 लेड 3 एंड AVF, इसमें ST एलिवेशन हो रहा है। या तो हम पहला देखेंगे, या तो दूसरा देखेंगे, या तो हम दोनों देखेंगे। तो इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, इंफीरियर वॉल MI है। क्या है? इंफीरियर वॉल MI है। और इंफीरियर वॉल MI किससे एसोसिएटेड होता है, क्या कॉज करता है? राइट कोरोनरी आर्टरी से, RCA, इससे हो। आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। ये क्वेश्चन में जब मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता रहा था मेडिसिन के टॉपिक्स, उसमें मैंने थोड़ा हिंट दिया था, समझाया था। सभी लोग आंसर करो, क्या इसका आंसर होगा? तो ए 50-year-old मैन प्रेजेंट विद इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद सीवियर रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन रेडिएटिंग फ्रॉम द लेफ्ट आर्म फॉर द पास्ट 2 hours एसोसिएटेड विद स्वेटिंग नोजिया ECG शो द फॉलोइंग कोरोनरी आर्टरी इज मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व। ठीक है, सब चीज़ हम भूल जाते हैं, सबसे पहले हम इसका ये देखते हैं। ज़्यादा कुछ क्वेश्चन बोलने रखा है, जो है इसी में है। तो सबसे पहले लेड 1 में देखते हैं। लेड 1 में क्या है, नीचे लिखते जाते हैं। लेड 1 में ST यहाँ पर डिप्रेस हो रहा है, तो ST डिप्रेशन है, डिक्रीज़ हो रहा है, डिप्रेशन है। और लेड 2 में क्या है? लेड 2 में ST एलिवेशन है, ST एलिवेशन है। ठीक है, लेड 1 हो गया, लेड 2 हो गया। और लेड 3 में क्या है? लेड 3 में भी ST एलिवेशन है। फिर उसके बाद AVF में देखें, AVF में क्या है? AVF में भी एलिवेशन है, ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, ST एलिवेशन AVF में है। और AVL में क्या है? AVL में क्या है? AVL में डिप्रेशन है। ठीक है, ST डिप्रेशन है। तो कहाँ डिप्रेशन है? AVL में और लेड 1 में। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? लेड 1 और AVL रिसिप्रोकल ST एलिवेशन प्रेजेंट, मतलब उल्टे डायरेक्शन में एलिवेट हो रहा है। रिसिप्रोकल मतलब ये अगर ये ऊपर होता तो मतलब ये पॉजिटिव एलिवेशन होता, लेकिन ये उल्टा डायरेक्शन में नेगेटिव में है, तो दैट इज़ रिसिप्रोकल एलिवेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिसिप्रोकल ST एलिवेशन प्रेजेंट है। और ये किस में होता है? प्लस क्या बोलते हैं, ये हो गया। और या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, एक तरीका ये होता है, या पहला तरीका है, या तो दूसरा तरीका हम लोग ये बोल सकते हैं, लेड 2
लेड 3 NaVF, इसमें ST एलिवेशन हो रहा है। या तो हम पहला देखेंगे या तो दूसरा देखेंगे या तो हम दोनों देखेंगे। तो इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, इंफीरियर वॉल MI है। क्या है, इंफीरियर वॉल MI है। और इंफीरियर वॉल MI किससे एसोसिएटेड होता है, क्या कॉज करता है, राइट कोरोनरी आर्टरी से, RCA, इससे होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, A हो गया। आप लोग का आंसर सही आना चाहिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने बोला था कि इम्पोर्टेंट है, आता है। तो मैं इस पर वापस से मैं पढ़ा देता हूँ क्या क्या टॉपिक है इसमें। सबसे पहले ST एलिवेशन इन V1, V2, V3, ठीक है। ST सबसे पहला क्या है, ST एलिवेशन इन V1, V2, V1, V2, V3, ठीक है। तो इसमें ये किस में देखने को मिलता है, एंटेरोसेप्टल MI, किसमें, एंटेरोसेप्टल MI ड्यू टू लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग का ऑक्लूजन की वजह से। किसकी वजह से होता है ये होता है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग के ऑक्लूजन की वजह से वो वाला आर्टरी अफेक्ट होता है। और ये लेड किसको सप्लाई करता है, देखिए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना ही अच्छे से पढ़ लोगे ना, ये टॉपिक बहुत क्लियर हो जाएगा। हार्ट का ब्लड सप्लाई भी उतना पढ़ने की देखने की जरूरत नहीं है। ये किसको सप्लाइज करता है, ये सप्लाइज करता है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को एंड एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, एंटीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकुलर, इसको सप्लाई करता है। ये हो गया। फिर अगला जो हो गया एंट्रोलैटरल, कहाँ, सॉरी ST एलिवेशन पढ़ के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर ST एलिवेशन हमारा देखने को मिलेगा V5 और V6 में देखने को मिलेगा, तो ये क्या कॉज करेगा, इसमें डिफेक्ट होगा एंटेरोलैटरल पार्ट में। एंट्रोलैटरल पार्ट में अफेक्ट करेगा तो क्या होगा, कौन सा आर्टरी अफेक्ट हो सकता है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग या लेफ्ट सर्कम्प्लेक्स आर्टरी। मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ ये FMG में आया हुआ PYQ है, प्लीज़ इसको लाइटली मत लेना। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इस बार INICT में भी आया हुआ है, तो वापस से रिपीट करेगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन एग्ज़ाम जो बार बार पूछता है, दैट इज़ द थर्ड वन, जिसमें कि ST एलिवेशन किसका हो रहा है, लेड 2, 3 और AVF, इसका हो रहा है। तो ये कहाँ इफेक्ट कर रहा है, इंफीरियर वॉल MI कर रहा है, जो अभी हम लोग क्वेश्चन देखे हैं, इंफीरियर वॉल MI कॉज कर रहा है। और कौन सा आर्टरी को अफेक्ट कर रहा है, राइट कोरोनरी आर्टरी को अफेक्ट कर रहा है। तो और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग एक बार ट्रीटमेंट भी पूछा है FMG में, तो इसके ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करते हैं। इसमें हम लोग प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करते हैं, ठीक है। ये चीज़
हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसमें और कोई छूट रहा है? एंट्रोसेप्टल भी कवर हो ही गया है। एंट्रोसेप्टल एमआई कवर हो गया है। V1 V2 एंड V3 कवर कर ही लिए हैं, जिसमें कि V1 बढ़ेगा, ठीक है। एस टी एलिवेशन होगा V1 में, V2 में, V3 में होगा। तो इसको हमें बहुत ध्यान से देखना है, कैसे हम लोग इसको कवर कर रहे हैं, कैसे हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस। आज क्लास थोड़ा लंबा खींच गया था, क्योंकि ये क्लास कवर करना था, प्लस बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी हम लोग डिस्कस किए आज। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे।